कल एक छोटी सी कहानी बीच में रह गई थी, उसको कंप्लीट कराऊंगा। देखो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने कहा एंड किया था बेटा? हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर एंड किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कल आप लोगों ने देखा था कि भैया नमक आंदोलन गांधी जी चालू करते हैं, बहुत सारे लोग बागों को वो ज्वाइन कर पाते हैं और 32 के अंदर बंद करके कहाँ चले जाते हैं? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड को अटेम्प्ट करने के लिए चले जाते हैं। होता क्या है उसके बाद में, अब जब राउंड टेबल सेकंड में जाते हैं तो आप लोग ध्यान रखना, एक जना और जाता है उनके साथ, बहुत सारे लोग जाते हैं लेकिन एक जना स्पेशली जिनका नाम है डॉक्टर बी आर अंबेडकर। नाम क्या है बेटा? डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब। इनका नाम मतलब अगर मैं सिंपली बी आर अंबेडकर ले तो ये मेरी बहुत बड़ी मूर्खता होगी। ये इनको अगर कुछ बोला जाए दादा साहिब है, दादा साहिब भीमराव जी अंबेडकर, ये बहुत बहुत बड़े मैं कह सकता हूं कि फ्रीडम फाइटर में से एक है। इनकी वजह से ही आज आप जो सोसाइटी देख पा रहे हो वो पॉसिबल हो पाई है। अदरवाइज हम लोग सो कॉल्ड लोअर क्लास और अपर क्लास के कॉन्फ्लिक्ट में उलझे हुए होते और अल्टीमेटली आपको देखने को मिलता कि इंडिया के 4-5 टुकड़े हो चुके होते। तो आपको बताता हूं ये थे कौन। ये जनरली जो डिप्रेस्ड क्लास थी इंडिया के अंदर, मतलब जो पिछड़े वर्ग के लोग बाग थे, या फिर मैं कह दूं कि सो कॉल्ड लोअर क्लास, जैसे लोअर और अपर जैसा कुछ होता नहीं है, लोगों का बनाया हुआ था। तो हमारे यहाँ पे होता क्या था बेटा, जो सनातनीज थे, मतलब जो अपर कास्ट जो हिंदूज थे, वो लोअर कास्ट जो हिंदूज थे ना, उनसे बहुत ज्यादा क्या करते थे? अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते थे। उसके लिए दो लोगों ने बहुत ज्यादा भूमिकाएं निभाई और उनकी वजह से ही आज हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर हम लोग इक्वली सब लोग रह पा रहे। एक तो बी आर अंबेडकर साहब और दूसरा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जब तक इंडिया के अंदर अनटचेबिलिटी जैसा पाप रहेगा तब तक भी नेशनलिज्म इंडिया में पूरी तरह से नहीं आ सकता और हम लोग आजाद नहीं हो सकते। अनटचेबिलिटी को उन्होंने बहुत बड़ा क्या बताया था? पाप बताया था। और इतना ही नहीं, गांधी जी ने जो अनटचेबल्स, मतलब जो भंगी मतलब जो टॉयलेट साफ करा करते थे, उन लोगों के काम को बोला कि बोले भैया ये काम कोई बेकार काम नहीं है। इवन उन्होंने खुद ने टॉयलेट धोए थे और उन्होंने जो भंगी है उनको क्या कहा? बोले ये तो हरिजन है, ये तो भगवान विष्णु की संतान है, ये तो पूजनीय है। ठीक है, तो ये उनका एक पहला स्टेप था। ये पहला स्टेप था क्या क्रिएट करने के लिए? अनटचेबल्स को सोसाइटी में इंटीग्रेट करवाने के लिए और लोगों की ये सोच में से निकालने के लिए कि भैया अनटचेबिलिटी जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, कोई जना अपर नहीं होता और कोई जना लोअर नहीं होता। ठीक है, अब इतना होने पर ये बी आर अंबेडकर जी, लेकिन अब आप ये समझिए जो बी आर अंबेडकर जी थे ना, इन्होंने बहुत ज्यादा रोल प्ले किया था। ये अब जो लोअर कास्ट थी, जिसको आज के टाइम पे आप शेड्यूल्ड कास्ट कहते हो, उनके लिए इन्होंने बहुत ज्यादा लड़ाइयां करी, इन्होंने बहुत ज्यादा आवाज उठाई। आज आप जो रिजर्वेशन देखते हो, ये बी आर अंबेडकर साहब की वजह से ही लोअर कास्ट को, सो कॉल्ड लोअर कास्ट, जब भी मैं लोअर कास्ट बोलूं मेरा कोई कास्ट से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, मैं लोअर कास्ट जब भी बोल रहा हूं सो कॉल्ड, जो कही जाती थी, असली में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो जो सो कॉल्ड लोअर क्लास है उसकी वजह से, सो कॉल्ड लोअर क्लास की वजह से, मतलब सो कॉल्ड लोअर क्लास को जो रिजर्वेशन मिला, सॉरी, वो किसकी वजह से मिला? डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब की वजह से। होता क्या है, बी आर अंबेडकर साहब बोलते हैं कि भैया ये जो सनातनीज हैं, जो हायर अपर क्लास हिंदूज हैं, वो लोअर क्लास वालों के साथ बहुत ज्यादा गलत प्रैक्टिसेस करते हैं, अनटचेबिलिटीज करते हैं। तो होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि इन लोगों को आप क्या दो? सेपरेट इलेक्टोरेट दो। क्या दो बेटा? सेपरेट इलेक्टोरेट। अब सेपरेट इलेक्टोरेट से मेरा क्या कहने का मतलब है? सेपरेट इलेक्टोरेट से ये मतलब है कि भैया अगर मान लो कि इंडिया में कहीं पर इलेक्शन होता है तो एक एरिया ऐसा रिजर्व कराओ जहां पर जो वोट देने वाले लोग हैं वो भी कौन होंगे? शेड्यूल कास्ट वाले, मतलब लोअर कास्ट वाले लोग होंगे, और जो लीडर बनेगा वो भी कौन बनेगा? शेड्यूल कास्ट वाला ही बनेगा। ये डिमांड कौन करता है? बी आर अंबेडकर साहब करते हैं सेकेंड राउंड ट्राइबल कॉन्फ्रेंस में। लेकिन गांधी जी बोलते हैं कि मैं ऐसा कभी भी होने नहीं दूंगा। बोले अगर आप लोगों ने जो लोअर कास्ट है या फिर मैं कह दूं शेड्यूल्ड कास्ट है, उसके लिए अगर आपने एक सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिया, मतलब आपने तो क्या कर दिया? उनको इंडिया से एकदम अलग कर दिया, आइसोलेट कर दिया कि उन्हीं के लोग, वही लोग वोट देंगे, तो वो तो कभी भी मेन सोसाइटी से जुड़ ही नहीं पाएंगे। तो गांधी जी इस बात का बहुत ज्यादा अपोज करते हैं और बाद में इस बात पर बी आर अंबेडकर साहब को वो कन्विंस करते हैं कि बोले भैया अगर आप चाहते हो कि डिप्रेस क्लास का अपलिफ्टमेंट हो,
वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अंदर पार्टिसिपेट करे, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है, बोले आप उनके लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे हो उसको खत्म करो। और गांधी जी उन्हें अश्योर करते हैं, बोले मैं क्या करता हूं, बोले मैं एक रिजर्वेशन प्रोसेस देता हूं, मतलब उनके लिए जब भी इलेक्शन होगा इंडिया के अंदर तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सीट रिजर्व रखी जाएगी कि ये सीट पे शेड्यूल कास्ट का मेंबर ही खड़ा होगा, ठीक है। वो शेड्यूल कास्ट की प्रॉपर सीट रिजर्व करी जाएगी, लेकिन उसमें वोट सब लोग करेंगे। शेड्यूल कास्ट वाले को शेड्यूल कास्ट वाले भी वोट करेंगे, अपर क्लास वाले भी करेंगे, सो कॉल्ड अपर क्लास वाले भी करेंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि उन्हीं के लोग उन्हीं को वोट करेंगे। तो ऐसा करके गांधी जी ने क्या कहा, तो वो बी आर अंबेडकर साहब बोल रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट दो, गांधी जी ने कहा नहीं, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दूंगा, क्या दूंगा, रिजर्वेशन ऑफ सीट दूंगा। और ये जो डील बी आर अंबेडकर साहब और महात्मा गांधी जी के बीच में हुई, इसको कहते हैं पूना पैक्ट। और ये कब साइन हुआ था, सितंबर के अंदर 1932 के अंदर। अब ऐसा नहीं था कि ये बहुत जल्दी नेगोशिएशन हो गए, बहुत टाइम लगा और उसके बाद में दोनों के बीच में समझ बनी और ये पूना पैक्ट साइन होता है। तो ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का लिमिटेशन है कि आप लोग को बता दूं, जो अपर क्लास और लोअर क्लास थे, तो जब अपर क्लास हिंदूज ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के अंदर सिविल डिसओबीडियंस, हाँ बेटा बताऊंगा सिविल डिसओबीडियंस के अंदर पार्टिसिपेट किया, तो वहां पर देखा गया कि जो लोअर कास्ट जो हिंदूज पार्टिसिपेट कर रहे थे उनके साथ में एक तरह की कास्ट इनइक्वालिटीज देखी गई थी। तो ये पिक्चर में जो पूना पैक्ट वाली बात है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, इस रीजन से आती है कि हमारे यहाँ पर जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था तो दो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा चल रही थी। एक तो हिंदूज के अंदर कास्ट इश्यू चल रहा था और दूसरा मुस्लिम्स ने इसमें बहुत ज्यादा कम पार्टिसिपेट किया था। और मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेट कम क्यों किया था, क्योंकि वो लोग के बीच में डिस्ट्रस्ट था कि हिंदूज अगर पावर में आ गए, मेजोरिटीज में आ गए, तो हमारे मुस्लिम्स के इंटरेस्ट का क्या होगा। और ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही थी कि ये जो कियोस है इनके बीच में ये बढ़ता जाए, क्योंकि उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, ठीक है। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑन डिफरेंट सोशल ग्रुप। यस, व्हाई इट इज स्लो डाउन बाय 1934 सर। ठीक है, मैं भी बताता हूं बेटा। मैंने ऐसे कल की क्लास के अंदर इसका हिंट दिया था कि दोबारा जब गांधी जी ने रीलॉन्च किया मूवमेंट, तो वो दोबारा से उतना फेस क्यों नहीं पकड़ पाया, उसका उतना मोमेंटम क्यों गेन नहीं हुआ, ये मैंने डिटेलिंग में एक्सप्लेन करी थी। लेकिन मेरे को लिमिटेशन है कुछ इस क्लास की, 10th क्लास के लिए रिवीजन सीरीज काइंड ऑफ हम चालू करें तो बहुत ज्यादा डिटेलिंग, जो अननेसेसरी डिटेलिंग है, अननेसेसरी तो नहीं बोलेंगे, मतलब अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, मैं उसको एक्सप्लेन करने से थोड़ा बच रहा हूं, क्योंकि मेरा टारगेट है कि मैं अभी कोर एग्जाम सेंट्रिक रहूं, ठीक है। तो देखो यहां पर ये वाली बात तुम लोग को समझ में आई कि पूना पैक्ट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और एक और चीज मैं रिवीजन में कि किस किस लोगों ने कैसे कैसे पार्टिसिपेट किया था, कल मैं आप लोगों को इसकी डिटेल समझा चुका हूं, लेकिन एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं। हाँ, प्री बोर्ड में आया था बेटा, मैं बता देता हूं। वो जो आया था वो पार्ट में कल एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन अभी जो रिमेनिंग है वो दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पीपल्स पार्टिसिपेशन कैसे हुआ था, फार्मर्स का पार्टिसिपेशन क्यों था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में और कैसे था, ठीक है। तो देखो, फार्मर्स ने फाइट करा था स्वराज के लिए एज द स्ट्रगल ऑफ हाई रेवेन्यू, कि लैंड पे रेवेन्यूज बहुत ज्यादा लिए जा रहे थे। तो उनकी लड़ाई थी कि जब मूवमेंट कॉल ऑफ हुआ 1931 में, विदाउट द रेवेन्यू रेट बीइंग रिवाइज, कि भैया गांधी जी ने मूवमेंट में पार्टिसिपेट किस लिए कराया था कि रेवेन्यू रेट्स कम होगी, लेकिन गांधी जी ने ना तो रेवेन्यू रेट्स कम हुई, उससे पहले मूवमेंट को क्या कर दिया, बंद कर दिया। इसलिए लोग बाग क्या हो गए थे, भड़क गए थे। कौन भड़क गए थे, फार्मर्स। मैनी ऑफ देम रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट व्हेन द मूवमेंट वाज रीलॉन्च। और जब मूवमेंट दोबारा से लॉन्च होता है तो वो पार्टिसिपेट करने से क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं। 1932 a small tenant just wanted the unpaid rent to the landlord to be remitted. They often joined the radical movement which were led by the socialist and communist. Congress did not want to alienate the rich landlord, and hence the relationship between the poor peasants and the Congress was uncertain. क्या हुआ था कि भैया जो गरीब किसान वगैरह थे उनकी डिमांड थी कि रेवेन्यू रेट्स को रिवाइज होना चाहिए और जो भी पुराना अनपेड रेंट है उसको माफ कर देना चाहिए। और इससे हुआ क्या था, ये रेंट लेने का काम करते कौन थे, रिच लैंडलॉर्ड जो हिंदू इंडियंस ही थे। अब होता क्या है, जब अगर कांग्रेस सपोर्ट करती है पीयर जो पुअर पीजेंट्स हैं उनके मूवमेंट को, तो उससे होगा क्या, जो रिच लैंडलॉर्ड्स और कांग्रेस उनके बीच में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट। तो कांग्रेस ऐसा भी नहीं चाहती थी कि उन लोग का साथ ना मिले, जो
रिच रिच लैंडलॉर्ड्स हैं वो उनको सपोर्ट ना करें। तो जो पुअर फार्मर्स हैं और जो कांग्रेस है उनके बीच में एक अनसर्टेनिटी बनी रहती है। सर प्लीज एक वीडियो इंपॉर्टेंट, क्या मैं नहीं समझ पा रहा हूं मैं आपकी बात, तो चलो आओ। तो फार्मर्स का कैसे, तो ये एक सोशल ग्रुप था जिसने सीडीएम में पार्टिसिपेट कैसे किया मैंने एक्सप्लेन किया। बिजनेसमैन का क्या था, मैंने आपको कल भी बताया था कि बिजनेसमैन ने देखा था कि ड्यूरिंग दी वर्ल्ड वॉर उनको बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा था, ठीक है, और जैसे ही उसके बाद में वो बंद हुआ तो सबसे ज्यादा बिजनेस पे उन्हीं लोगों के इंपैक्ट आया था। हाँ बेटा प्री बोर्ड में आया था, मैं एक्सप्लेन कर तो रहा हूं, देखो तो सर इधर, तो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ही तो एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। तो एक मैंने देखा कि डिफरेंट सोशल ग्रुप में कौन था, एक तो हमारे फार्मर्स ने कैसे पार्टिसिपेट किया, दूसरा बिजनेसमैन ने। तो देखो इंडियन मर्चेंट्स एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट कुड ग्रो देयर बिजनेस ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दे वर अगेंस्ट द कॉलोनियल पॉलिसीज व्हिच रिस्ट्रिक्टेड देयर बिजनेस एक्टिविटी, दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट एंड द रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो व्हिच वुड डिस्करेज द import. The Indian Industrial Commercial Congress was formed in 1922 and the Federation of the Indian Chamber of the Commerce, मतलब एक व्यापार का संघ बना, मतलब जो ट्रेडर्स थे जितने भी उन लोगों ने अपने एक यूनिटी, एक तरह की कम्युनिटी बिल्ड करी और उसका नाम क्या रखा, फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ द कॉमर्स, ठीक है। एंड FICCI was formed in 1927. These were the result of the attempt to bring the common business interest and common platform. For the businessmen, Swaraj meant an end of the oppressive colonial policies. They wanted an environment which could allow the businessmen to the business to the flourish। की बिजनेसमैन का क्या एम था, वो लोग चाहते थे कि एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले जहां पे वो बहुत आसानी से एक्सपोर्ट कर पाए, बहुत आसानी से इंपोर्ट कर पाए, साथ ही साथ एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले जहां पे वो बहुत अच्छे से बिजनेस पर फोकस कर पाए, ठीक है। GD बिरला, टाटा जी, इन सब ने बहुत टाइम दिया था इस मूवमेंट पर, ठीक है, पैसा भी दिया था, हर कुछ दिया था। दे वर एप्रीहेंसिव ऑफ द मिलिटेंट एक्टिविटी एंड ग्रोइंग द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म अमंग द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द कांग्रेस। और साथ साथ में ये लोग क्या थे बेटा, कि ये लोग इसके भी अगेंस्ट है। सोशलिज्म पॉलिसी क्या थी, सोशलिज्म पॉलिसी, इन लोगों ने मूवमेंट को क्यों पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे कि ऐसा सोसाइटी में कल्चर बने कि किसी ने कितने भी रुपए कमाए हो सब में इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दो। देखो सोशलिज्म को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सोशलिज्म पॉलिसी क्या कहती है कि भैया किसी ने कम कमाया तो भी कोई बात नहीं, ज्यादा कमाया तो भी कोई बात नहीं, पैसा सबको बराबर मिलना चाहिए। तो अगर ऐसी सोसाइटी होगी तो क्या बिजनेसमैन काम करना चाहेंगे? तुम खुद सोचो कि कोई बच्चा ऐसा है कि कोई 2 घंटे काम कर रहा है, कोई बच्चा 10 घंटे काम कर रहा है, कोई बच्चा 4 घंटे काम कर रहा है, कोई बच्चा 3 घंटे काम कर रहा है। लेकिन जब मैं बोलता हूं कि शाम को जब मैं उन सब बच्चों को पैसे दूंगा जिन्होंने भी काम किया है, सबको बराबर दूंगा, तो क्या कोई भी जना काम करने में इंटरेस्टेड होगा? सोशलिज्म का मतलब कुछ इसी तरह का होता है कि सोसाइटी में सब चीजें आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। तो इंडिया में जो यंगेस्ट जो लीडर्स थे उस टाइम के कांग्रेस के, वो कुछ लोग सोशलिज्म की तरफ बढ़ना चाहते थे। और जनरल सी बात है, बिजनेसमैन का फायदा कब होगा? जब कैपिटलिस्ट होगा। कैपिटलिज्म क्या होता है? जिसके अंदर भाई जिसने जितना काम किया, जिसने जितनी बढ़िया सर्विस दी, उसको उतने पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो ये लोग भी मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे अपना बिजनेस पर्सपेक्टिव देखते हुए कि इंडिया में बिजनेस तभी बढ़ेगा जब ये कॉलोनियल गवर्नमेंट यहां से छोड़ के चली जाएगी। ये लोग अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो भी इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, रुपीस को बहुत ज्यादा बाउंड करके, जब तक ये लोग उस चीज को कम नहीं करेंगे तब तक अपनी जो ग्रोथ है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। हाँ बेटा आज शायरी सुना के जाऊंगा पक्का से। चलो आओ। तो इंडस्ट्रियल वर्कर, अब इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने कैसे पार्टिसिपेट किया? तो देखो अभी आप लोगों ने देखा एक फार्मर का रोल, दूसरा इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन का, दूसरा इंडस्ट्रियल वर्कर ने कैसे पार्टिसिपेट किया। तो इंडस्ट्रियल वर्कर शो अ ल्यूकवार्म रेस्पॉन्स टू द सीडीएम मूवमेंट सिंस इंडस्ट्रियलिस्ट वर्क क्लोजर टू द कांग्रेस, वर्कर कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम द मूवमेंट, बट सम वर्कर्स सेलेक्टिवली पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट। कांग्रेस डिड नॉट वांट टू एलिनेट द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड हैंस प्रिफर्ड टू कीप द वर्कर डिपेंड एट अ बे। तो एक्चुअली कहा क्या, जो बिजनेसमैन वगैरह थे वो लोग कांग्रेस को बहुत सपोर्ट कर रहे थे, सीडीएम मूवमेंट्स वगैरह को सपोर्ट कर रहे थे। तो जब वर्कर्स ने इसमें पार्टिसिपेट करना चाहा
तो बहुत ज्यादा कांग्रेस ने उन्हें एंटरटेन नहीं किया और जो उनकी डिमांड्स थी उनको बहुत ज्यादा हाईलाइट भी नहीं किया, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि इंडस्ट्रियलिस्ट किसी भी तरह से उनके मूवमेंट से अलग हो जाए, क्योंकि जनरली वर्कर की डिमांड्स किसके अगेंस्ट होती थी, इंडस्ट्रियलिस्ट के अगेंस्ट होती थी, और अगर इंडस्ट्रियलिस्ट ही अपोज हो जाएंगे तो हु विल फंड फॉर द मूवमेंट। ठीक है, तो कांग्रेस ने उनके जो जितनी भी डिमांड्स थी उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं किया था। यहां तक सबको समझ आ रहा है तो लिख दो सेम पेज, फटाफट बताओ यहां तक सबको क्लियर है? राइट इट डाउन फास्ट। यहां तक में किसको डाउट है? फार्मर्स का पार्टिसिपेशन, इंडस्ट्रियलिस्ट का पार्टिसिपेशन का रीजन और इंडस्ट्रियल वर्कर का पार्टिसिपेशन का रीजन। अब आता है वुमेन्स पार्टिसिपेशन। महिलाओं ने कैसे पार्टिसिपेट किया था? मैंने आपको बताया था कि महिलाओं का भी पार्टिसिपेशन सीडीएम मूवमेंट में बहुत हुआ था। वुमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन सीडीएम इन अ लार्ज नंबर, हाउएवर most of the women were from high caste families in the urban areas and from the rich peasants household in the rural areas। क्या कि शहरों में तो वो हाई कास्ट में से आ रही थी और गांव में वो जो पैसे वाले घर में से थी उनसे उनकी महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही थी। बट फॉर द लॉन्ग टाइम कांग्रेस was reluctant to give any position to the authority to the women within the organization। कांग्रेस was just keen on the symbolic preference of the women। क्या लेकिन बहुत लंबे टाइम तक कांग्रेस किसी भी तरह की पोजीशन वुमेन्स को होल्ड कराना नहीं चाहती थी ऑर्गेनाइजेशन में, और ना ही ऐसी कोई पोजीशन वो लोग देते हुए दिख रहे थे। मतलब वो लोग चाहते थे कि महिलाएं बस सिंबल हो, मतलब पार्टिसिपेट करें, लेकिन महिलाओं को कोई पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन में देना चाहती थी कांग्रेस। ऐसा इनिशियल फेज में तो देखने को मिलता नहीं है। मतलब कोई भी अथॉरिटी आप मूवमेंट के अंदर देखोगे कि कोई महिलाओं ने कोई कॉमनली लीड किया किसी मूवमेंट को या बहुत फेमस हुई या कोई उनकी अथॉरिटी थी, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, इतनी बात मैंने आपको बता दी। अब आता है अगला टॉपिक हमारा, वो है यहां तक का पूरा सीडीएम मूवमेंट खत्म होता है। सीडीएम मूवमेंट खत्म होने के बाद में अब बैकग्राउंड चल रहा है देश के अंदर नेशनलिज्म क्रिएट करने की भावनाएं, मतलब देशभक्ति भावनाएं क्रिएट करने के लिए पूरा जोरों शोरों से काम चल रहा है। अब देखो देशभक्ति भावनाएं कैसे जनरेट करी जा रही है। अब तुम लोग मुझे बताओ देशभक्ति, तुम लोग को कब देशभक्ति जाग जाती है? कौन सी ऐसी चीजें से तुम्हारे अंदर देशभक्ति जागती है? जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ। सर अगर आप ऐसा करोगे तो हमारे में थोड़ी नेशनलिज्म, इंडिया के लिए प्यार बढ़ जाएगा। आपने देखा होगा 15 अगस्त 26 जनवरी को जब आप गाना सुनते हो, ए वतन वतन मेरे आजाद रहे तू, तो वैसे एकदम से हमारे अंदर में क्या होता है, पैट्रियोटिक फीलिंग जाग उठती है। जब हम सुनते हैं वंदे मातरम, जब हम सुनते हैं कि तेरी मिट्टी में खो जाऊंगा ना, ऐसे तरह के गाने इंडिपेंडेंस डे पे जब भी आप सुनते हो, आप लोग को क्या फील होता है? उस दिन में एकदम से आप लोगों में क्या आ जाता है, देशभक्ति जाग जाती है। या फिर मान लो कि पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई हो जाए और जैसे लड़ाई होती है वैसे हमारे अंदर आर्मी के लिए रिस्पेक्ट जाग जाती है, अपना इंडिया याद आने लग जाता है ना, हम लोग अगेंस्ट हो जाते हैं, एकदम से पैट्रियोटिक फीलिंग हमारे में क्या हो जाती है, जागने लग जाती है, यूनिटी जागने लग जाती है। यस समवे। तो यूनिटी क्रिएट करने के लिए, मतलब इतने बड़े लेवल पर अब जरूरत क्या थी, लोगों में देश के लिए प्यार क्रिएट करने की। हुआ क्या था बेटा, जब लॉन्ग टाइम तक ब्रिटिशर्स ने यहां पे राज किया तो उन लोगों ने लोगों के दिमाग में बैठाना चालू कर दिया कि भैया तुम तो हम गोरों का बोझ हो, तुम्हारा डेवलपमेंट कराना, तुम्हारा डेवलपमेंट करवाना है ना, ये हमारी जिम्मेवारी है। क्या बोलते थे वो लोग कि भैया अगर इन लोगों का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, किन लोगों का, इंडियंस का, तो वो जो डेवलपमेंट कराना है वो जिम्मेवारी किसकी है? कमेंट्स को देखना एक बार, इधर नहीं दिख रहे हैं मुझे। तो बोले इंडियंस का जो डेवलपमेंट करवाने की जिम्मेवारी है वो किसकी थी बेटा? उनके अकॉर्डिंग इंडियन का डेवलपमेंट करवाने की ब्रिटिशर्स की जिम्मेवारी थी। तो उन लोगों ने हमारे को इस तरह से ट्रीट कराते जैसे हम तो कुछ जानते ही ना हो। तो इन सब प्रोसेस के अंदर जैसे ही
तो हम हमारे जितने भी नेशनलिस्ट मूवमेंट के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन लोगों ने कोशिश करी कि भैया सबसे पहले तो अपनी हिस्ट्री को री इंटरप्रेट कराना चालू करो, लोगों को बताना चालू करो कि जब ये लोग ऐसे हुलाला करते थे ना, जंगलों में ऐसे पत्ते वत्ते पहनते थे, बोले उस टाइम पर हम लोग एटॉमिक फिजिक्स की बात करते थे, हम साइंस की बात करते थे, हम बड़े बड़े रिसर्च कर रहे थे, और तुम हमारे को क्या सिखा रहे हो कि हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा। तो भैया तुम हमारा डेवलपमेंट हमारे ही पैसों से कर रहे हो, और हमारे हमारे ही पैसों को यूज कर रहे हो और हमें बता रहे हो। तो सबसे पहले अपने देश के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट करने के लिए क्या करना चालू करा, हिस्ट्री को ऊपर कर देगा, कमेंट्स को मुझे दिख नहीं रहे, स्क्रॉल कर दो ऊपर साइड में, यस नहीं मतलब नीचे से मुझे दिख नहीं रहे, यहाँ साइड से एक बार, एक सेकेंड बस। ओके इधर से ही इस पर करके एक बार, हाँ तो यस यस हाँ ये ना इसको नहीं मुझे दिख नहीं पा रहा है लास्ट वाला कमेंट। ठीक है सर, आई हैव अ डाउट आउट ऑफ द टॉपिक, द डाउट इज सर व्हाई वी कंपेयर आवर कंट्री विद पाकिस्तान, इट्स अ स्मॉल कंट्री, वी शुड फोकस ऑन डेवलप्ड कंट्रीज। हाँ बेटा डेवलप नहीं, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं, जब मैंने पाकिस्तान से कंपेयर किया कि उस मूवमेंट में उस मूवमेंट में क्या क्या होता है हमारे अंदर, कैसे एकदम से या कोई भी दूसरी कंट्री जैसे इंडिया के अगेंस्ट कुछ बोल दे तो हमारे अंदर क्या होता है, एकदम से आग जाग उठती है ना, हम लोग तुरंत चालू हो जाते हैं, तो अपने को देशभक्ति याद आ जाती है। तो ये सारी देशभक्ति की फीलिंग क्रिएट करने के लिए हमारे अंदर हम लोगों ने हिस्ट्री में भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया। क्या किया हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट के टाइम पर कि लोगों में देशभक्ति जागे, लोगों में देश के लिए प्यार जागे, उसके लिए हमने क्या चालू करा, अपनी हिस्ट्री को री इंटरप्रेट करना चालू करा, लोगों को बताना चालू करा कि देखो हिस्ट्री में हम लोग क्या थे और क्या से क्या हो गए। तो अभी हमारे को जरूरत है कि हम लोग क्या करें, अपने अपने देश के लिए डेवलपमेंट के लिए आवाज उठाएं, साथ साथ में उनको बताएं गोरों को कि भैया तुम नहीं थे जिसने हम लोगों को इतनी प्यारी संस्कृति दी, हम लोग तुम लोगों से पहले से बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। ये लोगों के बीच में अंदर फीलिंग क्रिएट करनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने 200 ईयर्स में हम लोग को ये रियलाइज करा दिया था, अप्रोक्सीमेटली 200 साल वो राज करके गए, तो उन्होंने हमें ये रियलाइज करा दिया था कि हम लोग तो कुछ जानते ही नहीं है, हम लोग तो उनके लिए एक उनकी जिम्मेवारी है जिसको उनको डेवलप्ड करना पड़ेगा। साथ साथ में हमने क्या करा, बहुत सारी ऐसी लोक कथाएं सुनाई लोगों को, ऐसी ग्लोरियस कहानियां सुनाई जिसके अंदर यह दिखता है कि हम भारत वाले कितने डेवलप्ड थे। तो फिक्शन और फोल्कलोर बहुत सारी सुनाई गई। साथ साथ में हुआ क्या, बहुत सारे देशभक्ति गाने उस बीच में लिखे गए, जैसे कि वंदे मातरम। वंदे मातरम किसने लिखा था, वंदे मातरम रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। उन्होंने देशभक्ति के बहुत सारे गाने लिखे। इतना ही नहीं, देशभक्ति जगाने के लिए, लोगों को कनेक्ट करने के लिए क्या किया गया, जो इंडिया है ना उसको इमेजिन किया गया। और इंडिया को किसमें इमेजिन किया गया, इंडिया को इमेजिन किया गया एज अ फीमेल फिगर, और उस फीमेल फिगर को क्या नाम दिया गया, भारत माता। आज तुम लोग क्या कहते हो, इंडिया क्या है, भारत माता, भारत माता की जय, जैसे इंडिया की बात होती किसकी, तो ये क्या इमेजिनेशन ही, तो क्या असली में इंडिया एक फीमेल है क्या, नहीं, वो तो एक नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, इमेजिन किया है किसके तरह से, एक फीमेल फिगर, और उससे हो क्या रहा है, जैसे आपने उसको पर्सोनिफिकेशन कर दिया, मतलब आपने जब एक नॉन लिविंग थिंग को एक पर्सन से कंपेयर कर दिया, तो आप उससे क्या कर पा रहे हो, ज्यादा रिलेट कर पा रहे हो, आप वहां पर भावनाएं पहुंचा पा रहे हो। ठीक है सर, मैं आपको नहीं कह रही थी, मैं तो कह रही थी कि ये लॉन्ग रील्स पर ऐसे करते हैं ना कि वी आर बेटर देन पाकिस्तान एंड टेलिंग अबाउट देम। ठीक है बेटा, इस पर बात करेंगे अभी ना लास्ट के अंदर। चलो पहले मुद्दे की बात कर लेते हैं अभी हम लोग ना, क्योंकि क्या बात करनी है अपने, मतलब वो पाकिस्तान पे हम लोग क्यों कंपेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप अच्छी बात पूछ रहे हो कि भाई क्या क्या कंपैरिजन करेंगे उससे। तुम्हें पता है जिसका जन्म होता है उसका मरण होना एकदम निश्चित है, सबको पता है ना। पाकिस्तान कब बना था, 14 अगस्त 1947। इंडिया का बर्थ डेट बताओ कि इंडिया कब बना था, पता है किसी को, तो यार ना तो हम कभी पैदा हुए ना मरने वाले, तो अपन को क्या कंपेयर करना उससे, है ना। चलो तो अरे हम लोग वैसे भी वी आर ग्रेट, तो एकदम ऐसे प्राउड फील किया करो।
टू बी एन इंडियन, कि हम इंडिया जैसे देश में पैदा हुए जहां पर हम लोग के पास में कितनी सारी फ्रीडम है। मैं आपको लिटरली बोल रहा हूं, वी आर लकीएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ, कि हम लोगों के पास जितनी फ्रीडम है ना, हम जो किसी पॉलिटिकल लीडर के अगेंस्ट एकदम ऐसे ओपनली बोल लेते हैं और कोई हमारे को कुछ नहीं, मतलब जो जो फ्रीडम हम लोग एंजॉय कर रहे हैं ना, इतनी डाइवर्स कंट्री होने के बाद में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने इतना प्यारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि सब जगह पर अलग अलग भाषाएं बोलने के बाद में भी पूरा इंडिया यूनाइट करवा पाए वो लोग, और हम लोगों इतनी फ्रीडम एंजॉय कर पाते हैं थैंक्स टू आवर फ्रीडम फाइटर, थैंक्स टू आवर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइनर्स। ठीक है, और ये सब चीजें क्रिएट करने के लिए, मतलब देशभक्ति की भावनाएं क्रिएट करने के लिए हमारे टाइम पर बहुत सारी चीजों ने रोल प्ले किया, जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी एक बार थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करो। साथ साथ में उस टाइम पे क्या किया गया, बहुत सारे ऐसे आइकन्स डिजाइन किए गए जिससे देशभक्ति की भावनाएं जागे। जैसे कि झंडा बनाया गया, ट्राई कलर फ्लैग, 3 कलर का झंडा बनाया गया, जिससे लोगों को इंडिया की फीलिंग से एसोसिएट किया जा सके। बहुत सारे देशभक्ति की गाने, देशभक्ति की लोक कथाएं, साथ साथ में जो भी पॉपुलर पॉइंट्स हुआ करते थे वहां पर इस तरह की एक्टिविटी करना, जिससे लोगों को यह बताया जा सके कि भैया आप लोग इंडिया वाले हो, आप लोग का देश बहुत प्यारा है। साथ साथ में हमारे अंदर जो नेशनलिज्म की फीलिंग्स है ना, वो क्रिएट करी गई। यही तो रीजन था कि 15 अगस्त के ऊपर स्कूल के अंदर एकदम से टीचर्स चालू हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो पैट्रियोटिक फीलिंग हमारे अंदर क्रिएट करते हैं। वो गाने हमारे को कि अब के बरस तुझे धरती की रानी बनाए देंगे, है ना, ये गाना सुनते के साथ में क्या क्या धरती की रानी, मतलब क्या दिखाना चाहते हैं कि भैया इंडिया को सबसे ऊपर लेके चल जाए। ये सब चीजें क्या है कि भैया जिससे आपको ये जो लैंड है, एक नॉन लिविंग थिंग है, उससे क्या हो जाए बेटा, प्यार हो जाए। भैया आज हम लोग लड़ रहे होते हैं अपना इंडिया महान महान, एक्चुअली देखा जाए तो है क्या, लैंड ही तो है, हम क्या महान भाई, कोई चीज थोड़ी है। लेकिन वो क्या है, इस तरह से नेशनलिज्म हमारे अंदर क्रिएट किया गया। और क्रिएट कैसे किया गया, ये हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर नेशनलिज्म फीलिंग के अंदर कि सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कैसे क्रिएट की गई, वो हम लोगों ने पढ़ी है। सर, वॉज इट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे जिन्होंने ये लिखवाया था। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। ठीक है, अब हम लोग आगे के बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और कब लिखा था, जनरली मतलब मुझे ईयर एग्जैक्टली याद नहीं, जहां तक कि शायद 1870 के आसपास का कुछ डेट्स बोल रहे होते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग है, मुझे इसका ईयर तो नहीं पता, लेकिन हाँ बंकिम चंद्र चटर्जी नहीं थे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे जिन्होंने लिखा वंदे मातरम सॉन्ग। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, कि सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग सब में क्रिएट की गई, नेशनलिज्म क्रिएट किया गया, बहुत सारी तरह की चीजें चल रही थी। और लास्ट के अंदर, अब मैं चैप्टर को एंड करने पे आता हूं, लास्ट के अंदर जब दो लोगों में देशभक्ति पूरी तरह से जाग गई, तो लास्ट एक मूवमेंट होता है जिसका नाम है क्विट इंडिया मूवमेंट। कब स्टार्ट होता है, 1942 के अंदर, भारत छोड़ो आंदोलन। और ये एक फाइनल लास्ट मूवमेंट होता है जिसके अंदर इंडियंस को क्या मिल जाती है, फ्रीडम मिल जाती है। अप्रोक्सीमेटली 1945 तक ये लोग मान गए थे कि भैया अब हमारे को इंडिया छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी इन लोगों ने 47 तक का टाइम लगा ही दिया था जाते जाते भी, कि भैया बोले अभी हमारे को आपको मतलब जब तक हमारे को रूल हैंड ओवर करते अपने हाथ में तब तक में इन्होंने 2 साल और लगा दिए थे। बट समवेयर 1945-46 तक ये डिसाइड हो गया था भाई अब इंडिया को आजाद करना पड़ेगा, अब इंडिया में छोड़ के जाना पड़ेगा, अब हमारी ये कॉलोनी रह नहीं सकता। ठीक है, और इन्होंने डेट जो 15 अगस्त चूज करी थी, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। क्यों इन्होंने हमें 15 अगस्त को आजाद किया, क्योंकि इसी दिन इन्होंने यूएसए को कॉलोनी बनाया था। तो ये इस बात को इस तरह से याद रखना चाहते थे कि भैया देखो हमने इस दिन इंडिया को छोड़ा नहीं, इस दिन हमने यूएसए की कॉलोनी बनाया, यूएसए को कॉलोनी बनाया था ताकि इन लोगों को दुख ना हो। तो बोले जिस दिन इंडिया सेलिब्रेट करेगा तो हम दुख नहीं मना सकते, हम भी खुश रहना चाहते हैं। तो इन लोगों ने इसी दिन को 15 अगस्त को चूज इसीलिए किया था कि 15 ऑफ अगस्त को ही हमारे को क्या देंगे, आजादी देंगे। और जो लास्ट मूवमेंट आजादी के लिए हुआ वो क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन। लोगों ने यहां तक कि इस तरह के नारे लगाए थे, या करो या मरो, डू एंड डाइज वाला स्ट्रगल। तो यहाँ पे मरने से मतलब वायलेंस से नहीं था, बट हाँ कि बोले जब तक हम लोग लड़ते रहेंगे तब मरने को तैयार है, मर जाए, लेकिन ये लड़ाई को हम छोड़ने वाले नहीं है। तो इतना प्रेशर उन पे क्रिएट हो गया था कि उन्हें समझ आ गया था कि अब इंडिया बहुत लंबे टाइम तक कॉलोनी नहीं रह सकता, और उसके बाद में
फाइनली 1947 में उन लोगों ने हमारे को क्या दी गिफ्ट में, फ्रीडम, जो कि हमारा ही था समहाउ, लेकिन बट वो लोग यहाँ से छोड़ करके भारत गए। तो नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे क्रिएट की गई आप लोगों ने सुन लिया और समझ लिया। तो आओ, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कैसे क्रिएट की गई। नेशनलिस्ट मूवमेंट स्प्रेड व्हेन द पीपल बिलोंगिंग टू द डिफरेंट रीजन एंड कम्युनिटीज बिगिन टू डेवलप द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। क्या कि बोले नेशनलिस्ट मूवमेंट तभी स्प्रेड हो, जब नेशनलिस्ट मूवमेंट स्प्रेड होता है तो जो अलग अलग रीजन और अलग अलग कम्युनिटी के लोग बाग हैं उनके अंदर अगर सेंस ऑफ बिलोंगिंग, मतलब वो आपस में कनेक्ट फील करते हैं, तो और साथ साथ में नेशन में उनकी कोई आइडेंटिटी उनको मिलती है। ठीक है, द आइडेंटिटी ऑफ अ नेशन इज अ मोस्ट ऑफन सिंबलाइज एज अ फिगर ऑफ एन इमेज, और उनको एसोसिएट किया जाता है किससे, एक इमेज बना करके इंडिया की कि ये भारत माता है। इससे आपको कनेक्शन फील कराया जाता है कि आप किसके लिए लड़ रहे हो, अपनी भूमि के लिए लड़ रहे हो। सर करियर काउंसलिंग कब करोगे? यस बेटा, अभी लास्ट में आज 5 मिनट आपको बताता हूं करियर काउंसलिंग के लिए मेरे कौन कौन से वेबिनार होते रहते हैं, कब कब। ठीक है, तो करियर काउंसलिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एक बार थोड़ा सा यहां पर देख लो पहले, है ना, इसको कंप्लीट करते हैं, फिर आज आपकी करियर काउंसलिंग। यश भैया, आपकी करियर काउंसलिंग का जवाब जरूर देख के जाऊंगा मैं। तो देखो, दिस इमेज ऑफ भारत माता वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन 1870 व्हेन ही रॉट द वंदे मातरम। पहली बार जो भारत माता का फोटो था वो भी किसने बनाया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 में, और तभी उन्होंने क्या लिखा था, वंदे मातरम फॉर आवर मदरलैंड। इंडियन फोक सॉन्ग एंड फोक tales sung by bards played an important role in making the idea of the nationalism in Bengal. Rabindranath Tagore and in Madras, Nitesa Sastry collection of the folk tale and song, this lead the movement for the folk revival। अब मैं आपको ये folk tale वाली बात बताता हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर वगैरह ने क्या किया था, साउथ इंडिया में पूरे घूमे थे ये लोग, और घूम के क्या किया था इन्होंने, जितनी भी देश के ग्लोरी को दिखाने वाली लोक कथाएं हैं उनको कलेक्ट किया था लोगों से और कंपाइल किया था एक तरह के फॉर्म के अंदर। क्यों कंपाइल किया था, अपने देश की ग्लोरी को दिखाने के लिए। ठीक है, 4 वॉल्यूम्स क्रिएट हुए थे रविंद्रनाथ टैगोर वगैरह ने, और इन्होंने बहुत सारा रोल प्ले किया था लोगों में देशभक्ति की भावनाएं क्रिएट करने के लिए। अलग अलग तरह की लोक कथाएं लिखी, बहुत सारी ऐसी पोइट्रियां लिखी देशभक्ति पर, साथ साथ में जो भारत माता का सिंबल है उससे लोगों की फीलिंग को अटैच किया। बाद में आप देखोगे कि इंडिया में कैंपेन भी उसी बेसिस पे चले कि देश का नमक खाता है इंडिया, है ना, टाटा नमक देश का नमक। ये क्या है भाई, ये क्या है, नेशनलिज्म की फीलिंग कि बोले अगर आपने गलती से टाटा नमक नहीं खाया इसका मतलब आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। तो बाद में इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह ने, बिजनेसमैन ने जो नेशनलिज्म की फीलिंग है ना उसको एक तरह से कैंपेन स्ट्रेटेजी बना लिया, तो समझ रहे हो। तो देशभक्ति कि भैया अगर आप मान लो कि स्वदेशी यूज नहीं कर रहे उसका मतलब आप देश के साथ धोखा कर रहे हो। तो ये सब चीजें क्या है, ये नेशनलिज्म क्रिएट होने की वजह से, क्योंकि आप एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील करते हो, और जब भी आप बिलोंगिंगनेस फील करते हो ना तो आपसे कुछ भी करवाया जा सकता है। और अपने देश को आजादी लेने के लिए तब तक आजादी नहीं मिल सकती जब तक हम अपने देश को अपना ना समझे, और अपना समझाने के लिए हम लोगों ने बहुत सारी चीजें क्या करी थी बेटा, यूज करी थी। और क्या क्या यूज करी थी ये बात मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, तो अब आते हैं ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट आ ट्राई कलर, और इसी टाइम पे जब मैंने बताया कि ट्राई कलर का फ्लैग बनाया गया था, इसमें लाल, ग्रीन और येलो फ्लैग था, वॉज डिजाइन इन बंगाल एंड इट हैज 8 लोटस रिप्रेजेंटिंग द 8 प्रोविंसेस एंड मून रिप्रेजेंटिंग द हिंदू एंड द मुस्लिम। और साथ साथ में क्या था, हिंदू मुस्लिम थे। जो पहला अपना स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पर जो झंडा बनाया गया था उसमें लाल कलर था, ग्रीन कलर था और येलो कलर था, और बीच के अंदर क्या था, एक कमल का फूल था। मीन्स ऑफ क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वॉज थ्रू द रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। मैंने बताया अपनी हिस्ट्री को दोबारा रीइंटरप्रेट करना चालू करा, लोगों को बताना चालू किया कि भैया हिस्ट्री कितना बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है, द नेशनलिस्ट राइटर अर्ज टू द रीडर टू टेक अ प्राइड इन द इंडियाज ग्रेट अचीवमेंट इन द पास्ट एंड स्ट्रगल टू चेंज द मिजरेबल कंडीशन ऑफ लाइफ अंडर द ब्रिटिश रूल। और लोगों को ये बताना चालू करो कि भैया पास्ट में हम लोग कितना पावरफुल रहे हैं, पास्ट में हम कितना ज्यादा ग्लोरियस हमारा हिस्ट्री रहा है, ये लोगों को बताओ। ये बात किससे, जितने भी नेशनलिस्ट मूवमेंट वाले थे लोग बाग, उन्होंने राइटरों से भी क्या करी, रिक्वेस्ट करी कि अपनी ग्लोरी को थोड़ा ग्लोरीफाई करो, अपने पास्ट के अचीवमेंट को लोगों को बताओ। यहां तक अगर सबको क्लियर है तो फटाफट कमेंट्स में बताओ सेम पेज। और यहीं पर चैप्टर एंड होने आता है, बस ये 2 क्वेश्चंस देखेंगे लास्ट और आज चैप्टर होता है खत्म। फटाफट से कमेंट्स में बताओ सेम पेज सर, समझ में आ गया, अभी तक कोई डाउट नहीं है।
जल्दी जल्दी। यश शर्मा सेम पेज सेम पेज सेम पेज, जल्दी। बाकी लोग कहां गए भाई? समझ में आ रहा है सबको बढ़िया से एकदम? कोई डाउट? सेम पेज। यस, चलो आओ। देखो, हु डिजाइन द स्वराज फ्लैग इन 1921, एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ स्वराज फ्लैग। तो स्वराज फ्लैग किसने डिजाइन किया था, उसके क्या क्या मेन फीचर थे? तो देखो 1921 में गांधी जी ने डिजाइन किया स्वराज फ्लैग। ट्राई कलर था, लाल कलर, ग्रीन कलर और व्हाइट कलर, ठीक है। फ्लैग एंड हैड अ स्पिनिंग व्हील, और बीच में क्या था बेटा? चरखा था। इन द सेंटर रिप्रेजेंट द गांधीयन आइडिया ऑफ द सेल्फ हेल्प, और वो क्या दिखाता था? जो चक्रा उन्होंने बनाया था वो किसको दिखाता था? सेल्फ हेल्प, कि हम अपनी हेल्प खुद से कर सकते हैं। कैरिंग द फ्लैग, होल्डिंग इट अलोफ्ट ड्यूरिंग द मार्चेस बिकम अ सिंबल ऑफ डिफेंस, ठीक है। और वो किसका? उन्होंने जब भी मूवमेंट किया तो अपने उस झंडे को साथ में रखा और उससे लोगों को एक सिंबल दिखाया, ठीक है, कि बोले हम अपना खुद की रक्षा खुद कर सकते हैं, काइंड ऑफ, ठीक है। साथ साथ में व्हाट टाइप ऑफ अ फ्लैग वाज डिजाइन ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन द बंगाल, कि बंगाल के स्वदेशी मूवमेंट में कौन सा फ्लैग डिजाइन किया गया था, एक्सप्लेन इट्स मेन फीचर। तो गांधी जी वाला और ये दोनों अलग अलग है समवेयर, ठीक है। इसके अंदर कैसा कलर था? ट्राई कलर का फ्लैग था, लेकिन यहाँ पे कलर थे लाल, हरा और येलो। इसके अंदर बीच में क्या था बेटा? एक लोटस बनाया गया था, जो किसको दिखाता था? 8 प्रोविंसेस इन द ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे 8 हिस्सों में इंडिया डिवाइडेड था, तो वो 8 हिस्सों को दिखाते थे। और साथ साथ में उसमें चांद बना हुआ था, जो किसको दिखाता था? हिंदू और मुस्लिम को, ठीक है। अगला आता है, ये क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो, मैं आपको बता चुका हूं। व्हाट वर द लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? ये मैंने आपको बताया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की लिमिटेशन क्या थी, कि एक तो जो कास्ट इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा बढ़ी थी और मुसलमानों ने इस मूवमेंट में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया था। दलित पार्टिसिपेशन वाज लिमिटेड, दे बीइंग ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्फ, डिमांडिंग रिजर्व सीट इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड सेपरेट इलेक्टेड। डॉक्टर B.R. Ambedkar, who organized the Dalit into the depressed class association in 1930, clashes with Mahatma Gandhi at the second round table conference by demanding the separate electorate for the Dalit. B.R. Ambedkar ultimately accepted Gandhiji's proposal, and the result was the Pune Pact signed in the September 1932। ये बात मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि गांधी जी की डिमांड को मानना ही पड़ा। गांधी जी का कहना था भी अगर आपने सेपरेट इनको कर दिया तो आप कभी भी इन लोगों को इंडिया में आपस में मर्ज नहीं करा पाओगे, यूनाइट कभी भी आप इनको नहीं कर सकते हो। और दूसरा क्या था? मुस्लिम्स ने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट के टाइम पे तो बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, लेकिन क्या हुआ ऐसा कि ये लोग सीडीएम मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखो, मुस्लिम पॉलिटिकल ग्रुप्स वर ल्यूकवार्म इन देयर रेस्पॉन्स टू द सीडीएम after the decline of the non-cooperation khilafat movement. Large section of the Muslim felt alienated from the Congress. When the civil disobedience movement started, there were a sudden atmosphere of suspicion and distrust between the communities. क्या एकदम से लोगों में डिस्ट्रस्ट क्रिएट हो गया था? हिंदू मुस्लिम में एक तरह की फीलिंग क्रिएट हो गई थी कि भैया ये पता नहीं हम लोग का ध्यान रखेंगे भी या नहीं रखेंगे। तो alienated from the Congress, large section of the Muslim could not respond to the call of the united struggle. Many Muslim leader and intellectual expressed their common concern about the status of the Muslim as the minority within the India. They feared that the cultural and identity of minorities would be submerged under the dominance of the Hindu majority. भैया हिंदू मेजोरिटी के अंदर जो उनकी डिमांड्स वगैरह वो क्या हो जाएगी बेटा? सबमर्ज हो जाएगी, ये कंसर्न था। अब नेशनलिज्म स्प्रेड किया गया when the people begin to believe that they are all are the part of the same nation, support the statement। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया नेशनलिज्म मूवमेंट बोले कि क्या कह रहा है कि बोले नेशनलिज्म मूवमेंट तब स्प्रेड हो गया जब लोगों को लगा कि भैया हम लोग सब क्या है? एक ही ग्रुप के क्या है? एक ही कंट्री के क्या है?
मेंबर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं। तो देखो, नेशनलिज्म स्प्रेड व्हेन द पीपल बिगन टू बिलीव दैट दे ऑल आर द पार्ट ऑफ द सेम नेशन, कि ये लोग सब क्या है, सेम नेशन के ही पार्टिसिपेंट हैं। ठीक है। वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेस थ्रू विच द नेशनलिज्म कैप्चर्ड पीपल्स इमेजिनेशन, बहुत सारे ऐसी चीजें हुई ताकि लोगों को नेशनलिज्म से जोड़ा गया। लिटरेचर ऑल्सो हेल्प टू अराउज नेशनल फीलिंग, और लिटरेचर के थ्रू मतलब बहुत सारी ऐसी कथाएं वथाओं के थ्रू भी लोगों को क्या करा गया, कनेक्ट करवाया गया। क्या कराया गया बेटा, कनेक्ट करवाया गया, जोड़े रखा गया। किससे जोड़े रखा गया है बेटा, नेशनलिज्म की फीलिंग से। द आइडिया ऑफ द नेशनलिज्म ऑल्सो डेवलप थ्रू द celebration of the regional festival. As the nationalist movement developed, nationalist leader become more and more of icons and symbols to unifying and inspiring them a feeling of nationalism। और साथ साथ में जोड़ने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें की गई ताकि लोग बाग क्या रहे, यूनाइट। रनिंग अप दैट हिल बाय द किड बुश प्लीज। अच्छा, लास्ट में ये कुछ चलाना है। चलो, कौन कौन से ऐसे कल्चरल इवेंट्स थे जिससे नेशनलिज्म की फीलिंग्स क्रिएट की गई, ये आप लोग को मैं बता चुका हूं। तो यहीं पर एंड होता है इस चैप्टर का। मैं आप लोगों के लिए पूरी पीडीएफ अपलोड करा दूंगा। तो अब एंड करते हैं अपने इस चैप्टर का। मैं अब आप लोग को एक बार शॉर्ट के अंदर दोबारा से 2 मिनट में रिकैप करा देता हूं। गांधी जी का इंडिया आना, इंडिया आने के बाद सत्याग्रह मूवमेंट को स्टार्ट करना। सत्याग्रह चालू हुआ था उस टाइम पे हम लोग वर्ल्ड वॉर 1 से फ्री हुए थे, और वर्ल्ड वॉर 1 के कारण बहुत सारी ऐसी कंडीशन चल रही थी कि लोग बहुत ज्यादा ब्रिटिश गवर्नमेंट से परेशान हो चुके थे, क्योंकि इकोनॉमिक स्लो डाउन आया हुआ था, बिल्कुल मार्केट में काम नहीं था, और बहुत सारी फैमाइंस, इस वजह से लोग अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बहुत ज्यादा भड़के हुए थे। और इसी टाइम पे इस तरह के मूवमेंट जो स्टार्ट होते हैं जिससे लोगों को कनेक्ट किया जाए, खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होता है। खिलाफत के बाद में रॉलेट एक्ट का आना, ठीक है, रॉलेट एक्ट का आना, इसी टाइम पर जलियांवाला बाग का कांड का होना, उससे एक भूमिका बनती है किसकी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है, चलता है कुछ टाइम, और उसके बाद में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से बंद हो जाता है। इसके बाद में गांधी जी वगैरह दोबारा मूवमेंट चालू करते हैं। एक दूसरा मूवमेंट 6 साल के लिए, पहले गांधी जी जेल जाते हैं, उसके बाद वापस आने के बाद में एक दूसरा मूवमेंट चालू होता है, उसको बोलते हैं हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इस बीच के अंदर साइमन कमीशन आ जाता है जो इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन की बात करता है, लेकिन उसके अंदर एक भी इंडियंस होते नहीं है। और इसके बाद में जैसे ही सीडीएम मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है, सीडीएम मूवमेंट के बाद में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। पहली कॉन्फ्रेंस में गांधी जी और कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन सेकंड में पार्टिसिपेट करते हैं। आने के बाद में दोबारा इंडिया में देखते हैं, क्योंकि वहां पे उनको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, तो दोबारा के मूवमेंट रीलॉन्च करते हैं। और इस बीच में सारे इंसिडेंट चलते रहते हैं। तो आप लोग का चैप्टर क्या था, एनसीएम पढ़ना है, सीडीएम पढ़ना है, और सीडीएम के बाद में क्या पढ़ना है, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कैसे क्रिएट की जाती है। तो ये आपका 3 मेजर पार्ट इस चैप्टर में पूछे जाते हैं। एक तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में आप लोग को सत्याग्रह, तीनों वो इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं। एक जलियांवाला बाग बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ना है। एक आपको खिलाफत कमेटी क्या थी अच्छे से पढ़ना है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में किस किसने कैसे कैसे पार्टिसिपेट किया। साथ में आप लोग को पढ़ना है कि साइमन कमीशन क्या होता है। साइमन कमीशन के बाद में आप लोग को पढ़ना है सीडीएम मूवमेंट क्या था, सीडीएम मूवमेंट में किस किसने पार्टिसिपेट किया और किसने पार्टिसिपेशन नहीं किया और क्यों नहीं किया। साथ साथ में लास्ट में आप लोगों को पढ़ना है कि कैसे इंडिया के अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स क्रिएट कराई गई। तो ये कुल मिलाकर के 5 से 7 क्वेश्चंस हैं जो आप लोग को गो थ्रू करने। जैसे आप इसको गो थ्रू कर लेते हो, आपके पूरी तरह से कंट्रोल में होगा नेशनलिज्म इन इंडिया। तो यहां पर एंड करते हैं आज के इस लेक्चर को, साथ साथ में इस चैप्टर को। कल की क्लास के अंदर अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। बताओ, तुम लोग बताओ कौन से सब्जेक्ट से चूज करें। पहले बताओ, पहले हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है। आप लोग की जो चॉइस होगी वही अगला चैप्टर चूज करेंगे। जल्दी से कमेंट्स में बताओ। वैसे कल संडे, कल छुट्टी है, मंडे को अपनी जब नेक्स्ट क्लास होगी लाइव में तब हम लोग बात करेंगे। फटाफट मुझे कमेंट्स में पहले ये बता दो कि चैप्टर पढ़ के अच्छा लगा क्या, और दूसरा चैप्टर कौन सा पढ़ना है। नेशनलिज्म इन यूरोप, अच्छा प्लीज चला दो। क्या चला दूं बेटा? हाँ, एक इंसिडेंट रह गया, सर अलूरी सीताराम राजू। देखो 2 मिनट पहले एक बार सर अलूरी सीताराम राजू के बारे में बता देता हूं। बेटा जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो रहा था ना, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हमने देखा था कि ट्राइबल्स ने कैसे पार्टिसिपेट किया था। तो ट्राइबल के एक लीडर थे
जिनका नाम था सर अलूरी सीताराम राजू। ये एक तरह के महात्मा थे, काइंड ऑफ मतलब पूजा वूजा करते थे और गांधीयन फिलॉसफी से बहुत ज्यादा इंस्पायर थे। ये लोगों को बोलते थे कि भैया गांधी जी की वजह से ही नेशनलिज्म आएगा, हम लोग आजाद हो पाएंगे। लेकिन ये साथ साथ में लोगों को इस तरह की बातें भी बोलते थे कि मैं भगवान के द्वारा भेजा हुआ आदमी हूं, मेरे को अगर 100 गोली भी लग जाए तो मैं मर सकता नहीं हूं। और ऐसा मतलब इस तरह का मैनिफेस्ट कर रहा है, मतलब लोगों में प्रोपेगेंडा फैला रखा था इन्होंने। बहुत धार्मिक आदमी थे, वैसे अच्छे इंसान थे, बट इसी कारण से जब एक वायलेंस हुआ गांधी जी सॉरी ब्रिटिश के बीच में और अलूरी सीताराम के बीच में, तो अलूरी सीताराम राजू को शूट कर दिया गया और वो पहले शॉट के अंदर क्या हो गए थे, मर गए थे। लोग उनको भगवान से तुलना करते थे उनकी, वो बोलते थे कि भगवान के द्वारा भेजे हुए दूत है। ट्राइबल सोसाइटी के लीडर थे और 1924 के अंदर उनकी डेथ हो जाती है। इनका नाम था अलूरी सीताराम राजू। रनिंग अप दैट हिल, अच्छा चलो देखते हैं। अच्छा, अब पहले नेशनलिज्म इन यूरोप के लिए ज्यादा वोट्स आए क्लास के अंदर, तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप चालू करेंगे। कि यश शर्मा का क्वेश्चन था सर काउंसलिंग का कब करोगे। तो बेटा काउंसलिंग के लिए मेरे ऑलमोस्ट सेशंस होते रहते हैं, बट फिर भी अगर आप पर्सनली 1-on-1 मेरे से लेना चाहते हो तो आप मुझे मेरे मैसेज करो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मेरी टीम आपको कनेक्ट करा देगी और फिर आप मुझसे 1-on-1 करियर काउंसलिंग भी ले सकते हो। मेरा फर्स्ट सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है, ठीक है। और बाकी यस सर नेशनलिज्म इन यूरोप, हाँ पक्का नेशनलिज्म इन यूरोप ही कराऊंगा अगला चैप्टर। और आप लोगों को करियर से रिलेटेड कोई भी क्लैरिटी चाहिए हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। देखो मैं एक करियर काउंसलर हूं, स्पेशली मेरा काम टीचिंग का नहीं है, मैं टीचर तो बाय शौक हूं ना, मतलब मेरा प्रोफेशन करियर काउंसलिंग का है। और आप लोगों किसी को भी ये करियर डिसाइड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरी हेल्प ले सकते हो और आप मेरी टीम को मैसेज करेंगे तो आप लोग का मेरे साथ सेशन असाइन कर देंगे, जिसके अंदर हम लोग डिटेल में बात करेंगे आपके करियर के ऊपर। आई होप सो आप लोग को लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे। देखो मुझे बहुत ज़्यादा चिकनी चुपड़ी बातें तो आती नहीं है, लेकिन हाँ कंटेंट अगर मैं आपको दे रहा हूँ और अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ रीशेयर इट, सब्सक्राइब इट, लाइक इट, जो होता है सब कर देना। और बस ये आपकी जो चीज़ें, आपका रेस्पॉन्ड है, ये हमारा मोटिवेशन बनाए रखती है। मुझे समझ में आता है इससे कि आप लोग को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, होप सो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल की क्लास के अंदर, सॉरी मंडे की क्लास के अंदर। बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, अलविदा, खुदा हाफिज, बाय 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 ऑल ऑफ यू।